हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग गाइस। हम बात कर रहे थे गाइस क्लास 12th के बायोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की जो अभी हमारे बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनका स्वागत है आपके अपने चैनल बायोजी पर। जिन बच्चों ने या जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि हमने देखा था, लास्ट लेक्चर वाज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों ने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट देके उस चैप्टर को रीड किया, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहां से बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स को टाइप को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। वो स्पेस क्रिएट कर देते हैं, ए बी सी क्या होंगे, या फिर वन लाइन आंसर्स भी आते हैं यहां से। तो गाइज, ये एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही सिंपल है, पॉइंट्स लर्न करने हैं। और क्या क्या पॉइंट्स लर्न करने हैं, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को पहले से ही अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं गाइस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, इस चैप्टर में हमें बताना है कि माइक्रोब्स को हम कहां कहां और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बात करें इंट्रोडक्शन की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि माइक्रोब्स को कहां कहां यूज किया है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। जो क्वेश्चन पहला आपका बोर्ड एग्जाम को लेकर बन सकता है वो है, इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को देखें। ये डायग्राम किसका है? पहले तो इस डायग्राम को देखें जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, बैक्टीरियोफेज का। इस डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस, दिस इज द डायग्राम ऑफ एडिनो वायरस, और एडिनो वायरस प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। पहला क्वेश्चन जो हमारा वन लाइन आंसर बनता है डायग्राम बेस्ड, वो यहां से आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स का यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। देखिए गाइस, फर्स्ट है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं। मिल्क से कर्ड बनाते टाइम मिल्क में थोड़ा अमाउंट कर्ड का मिलाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं इनोक्युलम और स्टार्टर। अब क्वेश्चन आता है कि कर्ड मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस क्यों होता है? तो उसके दो रीजंस हैं। कर्ड में विटामिन बी 12 प्रेजेंट होता है गाइस, और कर्ड जो होता है, कर्ड में मिलियंस नंबर ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो दो यूज कर्ड के, इट कंटेन विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में आरबीसी फॉर्मेशन और उसके मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है, और कर्ड में मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट पैथोजेंस को किल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है डो विच इज यूज टू प्रोड्यूस डोसा एंड इडली। डोसा और इडली को बनाने के लिए जो डो यूज होता है, आटा यूज होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया से। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम डो को रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो उसमें पफी अपीयरेंस आ जाती है, वो फूल जाता है, दैट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उस डॉ का, उस आटे का फर्मेंटेशन कौन करता है? तो गाइज, यहां से क्वेश्चन आता है, उस डॉ का फर्मेंटेशन करता है ईस्ट। उस ईस्ट को हम कॉमनली बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, और उसका बॉटनिकल नेम होता है सेकेरोमाइसीस सेरिवेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। देन टोडी। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में यूज होती है एज अ वेलकम ड्रिंक, कई सारे होटल्स में मिलती है। तो ये टोडी जो ड्रिंक है ये बनती है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ डेट पाम्स। फर्मेंटेशन ऑफ पाम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्विस चीज को लेकर। स्विस चीज, चीज की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें लार्ज साइज्ड होल्स पाए जाते हैं। तो जब गाइज CO2 निकलती है तो वहां पर लार्ज साइज होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और स्विस चीज का फॉर्मेशन होता है एक बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया का नाम आपको याद करना पड़ेगा। और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वहां आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। हाँ गाइज, बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनी।
तो दैट वाज द यूज ऑफ माइक्रोब्स एज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। नाउ अब हम बात करें माइक्रोब्स का यूज एट इंडस्ट्रियल लेवल, बेवरेजेस में, एंटीबायोटिक्स में, केमिकल्स, एंजाइम्स या कई सारी मेडिसिन में। देखिए गाइस, जब हम बात करते हैं एल्कोहल की, एल्कोहल के फर्मेंटेशन, एल्कोहल को बनाने के लिए भी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसमें भी गाइस हम ईस्ट यूज करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो ईस्ट ब्रेड बनाने में यूज होता है यानी सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, वही हमारे एल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज होता है। तो हमें दो अलग अलग ईस्ट के नाम याद नहीं करने। जब ये ब्रेड बनाने के काम आता है हम उसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, जब इससे एल्कोहल बनता है हम इसको ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। क्लियर दिस थिंग? नाउ एल्कोहल की दो टाइप की वैरायटी, यहां से क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव। जो वाइन और बियर होते हैं गाइस वो विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। और विस्की, रम एंड ब्रांडी आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। इसीलिए जो प्रोडक्ट एल्कोहल के डिस्टिलेशन से बनते हैं उनमें एल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है, जो विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं उनमें एल्कोहल कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है। अंडरस्टूड? नाउ जब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, सबने सुन रखा है लोअर क्लासेस में, द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी दैट वाज पेनिसिलिन, और वो डिस्कवर की थी गाइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की डिस्कवरी नहीं कर रहा था, दैट वाज द डिस्कवरी बाय चांस। वो किस पे काम कर रहा था? वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, जो बैक्टीरिया का नाम है गाइस स्टेफाइलोकोकस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था जब उसको पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई? दैट वाज स्टेफाइलोकोकस। अंडरस्टूड? नाउ पेनिसिलिन को फर्दर डिटेल में किसने डिस्क्राइब किया? दो साइंटिस्ट के नेम, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। गाइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, बट डिटेल स्टडी दो साइंटिस्टों ने दी, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। पेनिसिलिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज होने वाला, सोल्जर्स को ट्रीट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन, एंटीबायोटिक या दवा था। और गाइस इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी को लेकर तीनों साइंटिस्टों को, चाहे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो, चाहे अर्नेस्ट चेन हो, चाहे हॉवर्ड फ्लोरे हो, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला इन 1945। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही ईयर आपको याद रखना है, दैट इज 1945। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने दो याद किए थे, 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 1971 एमटीपी। अंडरस्टूड? चलिए अब बात आती है माइक्रोब से क्या क्या एंजाइम्स, कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं। तो मैंने यहां अंडरलाइन करके रखा हुआ है, सिट्रिक एसिड मिलता है एस्परजिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड जैसा कि नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, और लैक्टिक एसिड मिलता है हमारे मोस्ट फेवरेट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है गाइस, ध्यान दीजिएगा, कौन सा एसिड बैक्टीरिया से नहीं बनता? तो आंसर विल बी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मिलता है फंजाई से, फंगस से, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। अंडरस्टूड? नाउ लाइपेज एक एंजाइम है जो हम लोग डिटर्जेंट्स में, सोप में यूज करते हैं। जब हमारे क्लॉथ्स पर ऑयली स्टेन्स लग जाते हैं, ऑयल के स्टेन, धब्बे लग जाते हैं, तो हम उन ऑयली स्टेन्स को रिमूव करते हैं डिटर्जेंट से। तो डिटर्जेंट्स में ऐसी क्या चीज होती है जो ऑयली स्टेन्स रिमूव कर देती है? दैट इज गाइज लाइपेज एंजाइम। क्लियर दिस थिंग? नाउ हम घरों पर अपने फ्रूट्स का जूस निकालते हैं, उनमें बहुत सारा पल्पी कंटेंट रहता है, बट जब हम मार्केट की जूस की बोतल लेते हैं उनमें पल्प या फाइबर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि बच्चों उन मार्केट की बोतल में दो एंजाइम्स मिक्स किए जाते हैं, वन इज पैक्टिनेज एंड वन इज प्रोटीएज, जो उन फाइबर्स को डिसॉल्व कर देता है और मार्केट में जो जूस की बोतल होती है वो प्रॉपर क्लियर होती है। अंडरस्टूड? नाउ कुछ मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती हैं आपके बोर्ड और नीट एग्जाम्स में। क्या क्या है वो? पहली मेडिसिन है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसी मेडिसिन है जो स्ट्रेप्टोकोकस से मिलती है
और ये उन पेशेंट्स में यूज की जाती है जिनमें क्लॉट बन जाता है आर्टरीज में, हार्ट अटैक के केसेस बन सकते हैं। उन क्लॉट बस्टर को, उन क्लॉट को रिमूव करने के लिए एज अ क्लॉट बस्टर ये स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होता है। अंडरस्टूड? नाउ स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड यहां पर है, स्टेफाइलोकोकस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के केस में था। नाउ वन मोर मेडिसिन साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए गाइस मिलती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी एक फंगस है और ट्राइक्लोस्पोरिन ए यूज होती है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जब भी किसी पेशेंट में ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी भी ऑर्गन का, तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करना होता है सो दैट वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके, तो वी यूज साइक्लोस्पोरिन ए। नाउ वन मोर ड्रग इज देयर, स्टैटिन्स। स्टैटिन्स एक ऐसी ड्रग है जो ईस्ट से मिलती है और उस ईस्ट का नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। गाइस, मोनेस्कस परप्यूरियस एक ऐसी ईस्ट है जिससे हमें क्या मिलता है, स्टैटिन। और रुको जरा, सबर करो। गाइस, मोनेस्कस परप्यूरियस एक ऐसा ईस्ट है जिससे हमें ड्रग मिलती है स्टैटिन, और स्टैटिन हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। नीट लेवल पर पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये कम कैसे करती है, तो गाइस कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एंजाइम बनता है उस एंजाइम को ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमारी बॉडी में कम कर देती है। Guys, this is about the chemicals, enzymes and other bioactive molecules. Now, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। पहले तो आप ये समझिए सीवेज होता क्या है। हमारे घरों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, सबको बच्चों हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सीवेज। क्या बोलते हैं बच्चों, सीवेज। नाउ सीवेज में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिनको हमें रिमूव करना होता है, दैट इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक माइक्रोब्स। हमें ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना है और पैथोजेनिक माइक्रोब्स को रिमूव करना है। इस सीवेज को गाइस हम अंडर लेकर चलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब उसमें कई टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट भी होता है। बट आपके बोर्ड लेवल पर दो ट्रीटमेंट्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट्स एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स। सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक टाइप है फिजिकल ट्रीटमेंट का, जहां पर हम पूरे सीवेज को एक टैंक में कलेक्ट करते हैं। अब जो चीजें लाइट वेटेड है वो ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं, जो हैवी वेटेड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। उन लाइट पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं और हैवी पार्टिकल्स को हम रिमूव कर देते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू। जो हैवी पार्टिकल्स उस टैंक में नीचे सेटल डाउन होते हैं गाइस, उनको हम नाम देते हैं प्राइमरी स्लज। क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली हम फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, और दैट इज कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी टैंक से निकालकर हम इफ्लुएंट को, जो चीजें बची हुई हैं हमारी, उसको हम नाम देते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को निकालकर हम लेकर जाते हैं दूसरे बड़े साइज के टैंक में, जिसको हम नाम देते हैं एरेशन टैंक। सॉरी, एरेशन टैंक में हम क्या करते हैं, यहां पर हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। एरेशन टैंक यहां पर होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, हम इस इफ्लुएंट को ट्रीट करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई के मिक्सचर से, माइक्रोब से। तो गाइज, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बैक्टीरिया और फंजाई के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्स। क्या कहलाता है बच्चों, फ्लॉक्स। अब ध्यान से सुनिए, जब बैक्टीरिया और फंजाई उस ऑर्गेनिक मैटर पर काम करते हैं तो उनको ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एंड दैट ऑक्सीजन डिमांड इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई एम अगेन रिपीटिंग,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? देखिए यहां लिखा हुआ है, the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria means bacteria 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए जितनी ऑक्सीजन यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कहने का मतलब यह है, हमारे वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, हमें बैक्टीरिया को उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होगी, यानी बीओडी ज्यादा होगा। यानी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने का मतलब क्या है? वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, दैट मीन्स पॉल्यूटेड वाटर का बीओडी ज्यादा होता है। जैसे जैसे हमारी ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरिया की, फंजाई की कम होती जाएगी, बीओडी कम होता जाएगा, यानी अब ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता जा रहा है, वो ब्रेक होकर इनऑर्गेनिक कंटेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो गाइज, जैसे जैसे बीओडी कम होगा, हमारा जो पॉल्यूटेड वाटर है वो लेस पॉल्यूटेड होता जाएगा। यही सारा काम करता है एरेशन टैंक, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, इसीलिए हम इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्लियर दिस थिंग? नाउ यहां से जब बीओडी कम हो गया, अब उस पूरे इफ्लुएंट को हम इकट्ठा करके एक सेटलिंग टैंक में डालते हैं। जब हम सेटलिंग टैंक, जैसा कि नाम है, हमें चीजें वहां पर सेटल डाउन करनी है। जैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एरेशन टैंक में हम ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे थे, हम उसको प्रॉपरली मिक्स कर रहे थे, तो सारी चीजें रोटेट कर रही थी। सेटलिंग टैंक में क्या होगा? सारी चीजें वहां पर रुक जाएंगी। अब जो बैक्टीरिया, फंजाई हमने यूज किए थे, वो नीचे कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे बॉटम पर। उस कलेक्शन को हम नाम देते हैं गाइस एक्टिवेटेड स्लज। हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फिर से बैक्टीरिया और फंजाई ना डालने पड़े, हम इस एक्टिवेटेड स्लज को वापस से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक में फिर से डाल देते हैं। इस तरीके से वही बैक्टीरिया और फंजाई बार बार यूज होते रहते हैं। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब सेटलिंग टैंक से जो इफ्लुएंट बचा, उसको निकालकर एक्टिवेटेड स्लज को रिमूव करके अब उस इफ्लुएंट को हम डाल देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब यहां पर एनारोबिक कंडीशन हमने क्यों प्रोड्यूस की? क्योंकि हमने बैक्टीरिया और फंजाई यूज किए थे। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई इफ्लुएंट में प्रेजेंट होंगे, जो वापस नहीं जा पाए किसमें? एरेशन टैंक में। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जैसे ही हम इस इफ्लुएंट को लेकर जाएंगे, वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने आप किल हो जाएंगे। अब यहां पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम मिथेनोजिन्स यूज करते हैं, और वो मिथेनोजिन्स हमारे रिमेनिंग इनऑर्गेनिक कंटेंट को ब्रेक करके बायोगैस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। तो गाइस, सीवेज ट्रीटमेंट के दो बेनिफिट्स हैं। हमारा जो वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, वो लेस पॉल्यूटेड होके, प्यूरिफाई होके फिर से रीयूज होने के लिए आ जाता है। सेकेंड चीज, हमें क्या मिल रही है? बायोगैस। क्या मिल रही है गाइस? बायोगैस। क्लियर दिस थिंग? अंडरस्टूड? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये सब कुछ डेटा मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, यहां पर एक टिपिकल बायोगैस प्लांट है। हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं, काऊ है, बफेलो है, जो भी है, इन सब के डंग को, गोबर को हम कलेक्ट करते हैं। उस गोबर में हम वाटर मिक्स करते हैं, एक प्रॉपर मिक्सचर बनाते हैं। उस मिक्सचर को हम एक बड़े से गड्ढे में एक कंक्रीट का टैंक बनाकर उसमें डाल देते हैं। ओके, और इस टैंक के अंदर हम मिथेनोजिन्स को डालते हैं। अब ये मिथेनोजिन्स क्या करते हैं? उस
गोबर के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। गाइस देखिए, जब हम बात करते हैं बायोगैस प्लांट से बायोगैस बनने की, तो यहां पर बनता है मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन। लेकिन जब हम बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे थे सीवेज ट्रीटमेंट से, तो यहां बनता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बट हाइड्रोजन की जगह होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बायोगैस के कॉम्पोजिशन में, जो सीवेज से मिल रही है या फिर जो बायोगैस से मिल रही है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ हमने यहां पर गोबर का मिक्सचर बना दिया, उसमें हमने डाल दिए मिथेनोजिन्स। अब मिथेनोजिन्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और भी छोटी छोटी गैसेस का मिक्सचर। इन गैसेस को हम गैस होल्डर की हेल्प से कलेक्ट करते जाते हैं और ये गैस एज अ फ्यूल हमारे घरों को सप्लाई की जाती है, किचन में यूज की जाती है। तो गाइज, हमने डंग को वाटर के साथ मिक्स करके मिथेनोजिन्स की हेल्प से वो गैस प्रोड्यूस कर दी जिसको हम बायोगैस का नाम देते हैं। इवन गोबर से बनने की वजह से बायोगैस को गोबर गैस का भी नाम दिया जाता है। जो रेमिनेंट्स बच जाता है, जिसे हम स्लज कहते हैं, इस स्लज को एज अ फर्टिलाइजर हम अपने फील्ड एरिया में यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बायोगैस प्लांट कैसे, क्या, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। देखिए गाइस, आपने कई बार देखा होगा विलेज लेवल पर लोग गोबर को सुखाते हैं, कंडे टाइप की चीजें बनाते हैं, उसको चूल्हे में यूज करते हैं। ठीक है, हमने एज अ फ्यूल उसको यूज किया, बट उसका सिर्फ 30 to 40% ही एज अ फ्यूल यूज हो पाता है। हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड भी होता है, चीजें वेस्ट भी होती हैं। वो सारी चीजें धीरे धीरे करके एडवांस फॉर्म में आई। हमने डंग को यूज भी किया, गोबर को यूज भी किया, हमारा एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूटेड नहीं हुआ, हमने वेस्ट मटेरियल को एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर लिया। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ बायोगैस प्लांट। इंडिया में बायोगैस प्लांट दो मेन हमारे जो एरियाज थे, इंस्टीट्यूट थे, ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वजह से आया। पहला नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ISC लेवल पर। ये हमारे दिल्ली में लोकेटेड है। एंड साथ में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। गाइस, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बायोगैस प्लांट की डिस्कवरी पॉसिबल हो सकी। अंडरस्टूड? नाउ अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स का यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। यहां पर एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको सिंपली फॉर्म में समझाता हूं। बायो कंट्रोल एजेंट की डिस्कवरी के पहले हम फील्ड एरिया में इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पेस्ट, पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते थे, हम फंजीसाइड यूज करते थे, हम बैक्टीरिसाइड्स यूज करते थे, हम यूज करते थे DDT, हम यूज करते थे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दैट इज BHC। तो गाइज, इन इंसेक्टिसाइड से और पेस्टिसाइड से वो जो इंसेक्ट हमारे फील्ड एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो तो किल हो जाते थे, बट साथ ही साथ हमारे सॉइल में प्रेजेंट जो नॉर्मल अच्छे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनके भी इफेक्टेड चीजें खराब हो जाती थी, उनकी भी डेथ हो जाती थी, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगी थी। और जब ये केमिकल्स सॉइल से निकलकर वाटर में जाते हैं, तो वाटर में जाकर भी ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं, जो आपने पढ़ रखा होगा 9th-10th क्लास में एक टॉपिक बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर दिस थिंग? तो गाइज, ये सारी चीजें ना हो, फील्ड एरिया के जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो किल ना हो, हमारे वाटर के एक्वेटिक एनिमल्स उनकी डेथ ना हो, इसी वजह से साइंटिस्टों ने डिस्कवर किए। जब हमने माइक्रोब्स को एज अ पेस्टिसाइड यूज करना स्टार्ट किया, हमने एक माइक्रोब को दूसरे माइक्रोब या बैक्टीरिया या इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज करना स्टार्ट किया, दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बेसिलस थ्रुनजेनेसिस। बेसिलस थ्रुनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है
जब हम इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को कॉटन प्लांट पर वाटर की हेल्प से स्प्रिंकल करते हैं, तो जब इंसेक्ट बुलवॉर्म इंसेक्ट कॉटन प्लांट को खाने आता है तो ये स्पोर्स उस बुलवॉर्म इंसेक्ट की गट में जाके उसकी डेथ कर देते हैं। तो गाइज, इंसेक्ट को किल करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया यूज किया, दैट इज कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट। हम यूज करते हैं ड्रैगन फ्लाई, हम यूज करते हैं लेडी बर्ड। लेडी बर्ड एक इंसेक्ट है विद रेड एंड ब्लैक कलर मार्किंग, जिसको हम एफिड्स के किल करने के लिए यूज करते हैं। ड्रैगन फ्लाई को हम मॉस्किटो को किल करने के लिए यूज करते हैं। एक फंजाई होता है ट्राइकोडर्मा, अभी आपने नाम पढ़ा था ट्राइकोडर्मा, हम रूट्स में यूज करते हैं। वो ट्राइकोडर्मा रूट्स में जाकर दूसरे रूट पैथोजेंस को किल करता है। इवन साइंटिस्टों ने एक वायरस भी डिस्कवर कर लिया, दैट इज न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ वेराइटी ऑफ वन ऑफ द वायरस, दैट इज बैक्यूलोवायरस। और इस वायरस को भी गाइज हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स बताए, ये एग्जांपल्स बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। पहला बेसिलस थ्रुंजेनेसिस, दूसरा ड्रैगन फ्लाई, तीसरा लेडी बर्ड, चौथा ट्राइकोडर्मा एंड पांचवा न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। बिलीव मी, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आईएससी लेवल के बच्चों के लिए क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, जो इसकी डेफिनेशन इस चैप्टर में नहीं है बट आपको नेट पे मिलेगी, उसको सर्च कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है। उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज आईपीएम। इसकी डेफिनेशन आईएससी लेवल पर हमेशा पूछी जाती है। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। सेम स्टोरी है। पहले के टाइम पर फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सेम इफेक्ट पड़ता था, क्रॉप अच्छे से ग्रो होती थी, बट हमारी सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब हमने क्या किया, हमने बायोलॉजिकल एजेंट को एज अ फर्टिलाइजर यूज करना स्टार्ट किया। और बायोलॉजिकल एजेंट में 3 ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया को हम यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। सोयाबीन, पी प्लांट, मटर जिसको हम बोलते हैं, इन प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। देन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सॉइल में फ्री लिविंग स्टेज में होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उनके एग्जाम्पल है बच्चों एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर। क्लियर दिस थिंग? नाउ जब हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई भी कुछ हायर प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। अब माइकोराइजा के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करें कौन सा फंजाई सबसे ज्यादा माइकोराइजा में रहता है, तो दैट इज ग्लोमस। और माइकोराइजा में प्लांट्स फंजाई को फूड प्रोवाइड करते हैं, बट बदले में फंजाई प्लांट्स को कई सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे फंजाई प्लांट्स को फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं सॉइल से। अगर रूट में कोई और पैथोजन है तो फंजाई उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई ड्रॉट कंडीशन डेवलप होती है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, सॉल्ट की प्रॉब्लम आती है, फंजाई वहां पर भी सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। जब ये सारी चीजें प्लांट्स को मिलेंगी तो प्लांट्स का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। क्लियर? सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया हमारे इंडिया में राइस फील्ड में यूज होते हैं, पैडी फील्ड्स में यूज होते हैं, और उनके जो मेन एग्जाम्पल है दैट इज एनाबीना, नोस्टॉक एंड ऑसिलिटोरिया। सो गाइज, दिस वन वाज अबाउट द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं, बिलीव मी, आई प्रॉमिस टू यू गाइज, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। स्टिल मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, बड़ी जल्दी वो वीडियो अपलोड होगी और आपको देखने को मिलेगी। सो गाइज, स्टिल इफ यू गाइज डिडंट सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जो बच्चे अभी तक इन टॉपिक्स को प्रॉपरली क्लियरली रीड नहीं कर चुके हैं, उनके लिए ये सारी चीजें बोर्ड एग्जाम के पहले उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए। थैंक यू सो मच।